हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। और ये हमारी उत्तीर्ण सीरीज़ है जो आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही है। इसमें हम लाइन टू लाइन बच्चन सिंह की पुस्तक को जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो फिर चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। शुरुआत हम जो है इसकी भूमिका से करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं भूमिका। यहाँ से देखते हैं भूमिका की आरंभ में ही कह दूं कि ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है, और ना उसे छोड़कर सन 72-73 में जब मैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा था तो मुझे कुछ वैसा ही एहसास हुआ। सन 1990 ईस्वी में मेरी एक दूसरी पुस्तक आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए ही छपी थी। ये कौन बोल रहा है? आचार्य आपके डॉक्टर बच्चन सिंह जो है वो कह रहे हैं। बोला अच्छा, उस पुस्तक को तैयार करने में मुझे उनके इतिहास के दोनों संस्करणों को अक्षरश मिलाना पड़ा। उसमें मैंने लिखा है, ये किसका वचन है? उसमें मैंने लिखा है, भूमिका से कथन लिए गए हैं, इम्पॉर्टेंट कथन है कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। उनमें बहुत कुछ सीखने के साथ साथ ही उनके ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ना होगा। जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों ना लागू हो। नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है। नया इतिहास लिखने के लिए ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। यहाँ पे बच्चन जी कहते हैं कि शुक्ल जी के इतिहास का संशोधित और परिवर्धित संस्करण 1940 में छपा था, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है ना। उसके प्रकाशन के बाद 50 वर्ष से अधिक का समय निकल गया। इस अवधि में अनेक शोध ग्रंथ छपे, नई पांडुलिपियाँ उपलब्ध हुई, ढेर सा नया साहित्य लिखा गया। नया इतिहास लिखने के लिए ये सामग्री कम पर्याप्त और कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी आपका ध्यातव्य है कि शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में ही लिखा गया। भाई इस पॉइंट को भी नोट करना है कि शुक्ल जी का इतिहास कब लिखा गया? औपनिवेशिक भारत में। अब देश स्वतंत्र है, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र की अपनी समस्याएं हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष हैं। इन्हें देखने समझने का बदला हुआ नज़रिया है। इस नए संदर्भ में यदि शिट पेषण नहीं करना है तो नया इतिहास तो प्रगतिवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव परतंत्र भारत के आधुनिक साहित्य पर दिखाई पड़ने लगा। पर 60 के बाद अस्तित्ववाद अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया था। कब? 60 के दशक के बाद। याद रखना, इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे है कि 8वें और 9वें दशक में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बदलाव के चलते अनेक नए प्रत्ययों का जन्म हुआ, जैसे राष्ट्र औपनिवेशिकता, उत्तर औपनिवेशिकता, तीसरी दुनिया, उत्तर आधुनिकता, वैश्विक ग्राम, खुला बाजार, संचार माध्यम आदि। इनके माध्यम से विकसित देश विशेषतः अमेरिका तीसरी दुनिया पर अपनी संस्कृति लादने लगे। तीसरी दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति का चारागाह है। भारत तीसरी दुनिया में आता है। स्वतंत्र होने के बाद हम क्रमशः मानसिक परतंत्रता में कसते गए। जो काम मैकाले नहीं कर सका वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशी अवधारणाएं और जीवन शैलियां कर रही हैं। इनसे प्रभावित कुछ लोग पॉस्टिज संस्कृति का सृजन करने लगे। साहित्य सांस्कृतिक उपादान है। अब क्या था, विदेशी विषय वस्तु शैली और कोड ग्रहण किए जाने लगे, पर अन्य लोगों ने इनको स्वदेशी संदर्भों से जोड़ा और कुछ अपनी जड़ों को नए सिरे से खोजने लगे। परंपरा और आधुनिकता में टकराकर हुई और हो रही है। ये शुभ लक्षण है। आधुनिक काल के 8वें से 9वें दशक के साहित्य को इस परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया। आगे चलते हैं। बोला इधर टेक्नोलॉजी ने अध्ययन के नए उपायों का विकास किया। इसके फलस्वरूप नए पाठकों का पुरानी कृतियों से नया रिश्ता बनता गया। ये रिश्ता पहले के पाठकों से कृति का जो रिश्ता बना था उससे भिन्न होगा। दोनों रिश्तों में एक प्रकार का मूल्यगत संघर्ष होता है। भाषा शैली रूपात्मक प्रयोग में भी इतिहास के आधार बनते हैं। इसे नए सिरे से अन्वेषित करने की आवश्यकता है। बदलाव के इस
परिपार्श्व में इतिहास के काल विभाजन, नामकरण और मूल्यांकन में भी परिवर्तन होंगे। यूँ तो काल विभाजन सुविधा जीवी होता है। ट्रेवलियन का ये याद रखना भाई, ये इम्पॉर्टेंट कथन है। ट्रेवलियन का कहना है कि तिथियों की तरह कालावधियाँ यानी कि पीरियड्स तय नहीं होते हैं, वे अतीत की घटनाओं के संबंध में बनाए जाते हैं। कथन जो है ये भूमिका से लिया गया है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की भूमिका से ये लिया गया है, इम्पॉर्टेंट है। इससे विवेचना में सुविधा होती है, किंतु ये काल अवधियाँ ऐतिहासिक विचारों को प्राय भटका देती हैं। काल विभाजन की अनधानता शुक्ल जी से फुटकल खाता खुलवाती है। वास्तविकता तो ये है कि एक ही काल अवधि में अनेक प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनसे या तो सह अस्तित्व होता है या टकराहट होती है। पहले आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञाओं को लें। इस तरह का काल विभाजन अब पुराना पड़ गया है, ना तो ये साहित्यकार को मान्यता है और ना इतिहास लेखक के काल अवधि को एक शीर्षक में बांध देता है। जैसे 600 से 321 ईस्वी पूर्व प्रजातंत्र और राजतंत्र साहित्य के इतिहास में भी ये पद्धति अपनाई जा सकती है और अपनाई भी गई है। आदिकाल नाम भ्रामक है। ये किसने बोला है आदिकाल नाम भ्रामक है? ये बच्चन ने कहा है भूमिका में कथन, ठीक है। ये बच्चन हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में ये कहा गया है, इंपॉर्टेंट कथन है, इसको याद रखना है ना। चलो आगे चलें। अच्छा, बोला इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि इसमें विभिन्न जातियां भाषाएं निस्तृत हुई, बल्कि इसलिए कि उसमें अनजाने ही देसी भाषाएं अपनी जगह बनाने के लिए प्रयत्नशील थी। अपभ्रंश या व्याकरण भी देसी भाषाओं के व्याकरण से नहीं मिलता। अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, पर इस काल में अपभ्रंश काव्य का प्राधान्य था। यद्यपि रासो काव्य की अप्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है, फिर भी उससे राजस्थानी के उदय का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूर पूर्व ब्रज भाषा की मामूली कृतियों का पता लगा है, पर प्रामाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली का। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। कथन भूमिका से लिया गया है, शुक्ल का आपके बच्चन का ये कथन है, ठीक है, कि प्रामाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली। प्रामाणिक रूप से किसने बोला है? बच्चन ने। कहाँ से? भूमिका से। कहाँ पर? हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति हैं, ठीक है, यानी कि मैथिली के प्रयोक्ता विद्यापति हैं। अवधी यानी कि दूसरे के मुल्ला दाऊद, अवधी के प्रयोक्ता मुल्ला दाऊद और खड़ी बोली के आपके अमीर खुसरो। भैया इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद करना है प्रमुखता से, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैथिली बोली के सबसे पहले प्रयोक्ता विद्यापति, अवधी भाषा का प्रथम प्रयोक्ता मुल्ला दाऊद और खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता जो हैं वो आपके अमीर खुसरो आते हैं। अतः इस काल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपभ्रंश काल आपको पता है बच्चन के द्वारा दिया गया है। जातीय साहित्य का उदय, अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना किस काल को, तो ये याद रखना है आप पे। यहाँ पर बोला इस काल को कहना अधिक संगत जो है वो प्रतीत होता है। फिर भक्ति काल आगे है, भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं है। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जबदी हुई मनोवृत्ति कहते हैं। किसको? मध्यकाल यानी कि भक्ति काल को। मध्यकालीन चित्तवृत्ति में अंग्रेजी की मेडिवियल सेंसिबिलिटी का अर्थ प्रविष्टि हो चुका है। ये भी कथन बन सकता है, ठीक है, कि इसका अर्थ जो है वो प्रविष्टि है। अनेक अर्थों में ये नवजागरण काल है। प्रथम नवजागरण डॉक्टर रामविलास शर्मा इसे आधुनिक काल कहना पसंद करते हैं। अपने अंतर्विरोधों के बावजूद जिस सेल्यूर शब्द पर आज बहुत जोर दिया जा रहा है वे अपनी मूल अर्थवत्ता में भक्त कवियों में मौजूद था। आज के अंतर्राष्ट्रीय धर्मोन्माद में जलते हुए लोगों को उस काल के भक्ति काव्य में सुकून मिलता है और इस उन्माद से लड़ने के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा। रीतिकाल के कवियों में भी धर्मनिरपेक्षता की आहट सुनाई पड़ती है, यानी कि जो ये धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, याद रखना है। आपके जो बोला रीतिकाल के कवि उनमें भी
भारतवर्ष का इतिहास लिखने वाले कुछ लोगों ने 800 से 1200 ईस्वी को मध्यकाल ठहराया है। इस दृष्टि से भी मध्यकाल नहीं कहा जा सकता है। रीतिकाल वस्तु, शैली, छंद, रूप, विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। ये अपने आप में स्वतंत्र काल है। इससे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रम उत्पादक है। शुक्ल जी इसे दो भागों में बांटते हैं। किसे? जो आपका रीतिकाल है। रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। अन्य कवि एक गोल शब्द है। इस कोटि में अर्थ की दृष्टि से हल्के कवि आएंगे। घनानंद को शुक्ल जी रीतिकाल का सर्व उत्कृष्ट कवि जो है मानते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, इंपॉर्टेंट है। फिर उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों बिठाया जाता है? यहाँ पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है। प्रवृत्ति की दृष्टि से वे एक को रीतिबद्ध और दूसरे को रीतिमुक्त कहते हैं। इसके आधार पर रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध आदि अवैज्ञानिक उपविभाजन होते हैं। वास्तविकता तो ये है कि रीति निर्मुक्त कोई नहीं है। रीतिकाल नाम इसी को लेकर सार्थक होता है। रीतिमुक्त होकर कोई रीतिकालीन कैसे होगा? रीतिबद्ध और रीतिमुक्त को मैंने उलट दिया है, यानी रीतिबद्ध को मैंने बद्ध रीति कर दिया है और रीति मुक्त को मैंने मुक्त रीति कहा है। किसने? बच्चन ने। घनानंद हो गए ठाकुर, बोधा आदि रीति से सर्वथा मुक्त नहीं है। जब हम बच्चन बोलते हैं कि ये जो है आपके घनानंद, ठाकुर, बोधा आदि ये रीति मुक्त नहीं है, जबकि शुक्ल ने इनको रीति मुक्त काव्य धारा में ही रखा है और ये इनको नहीं रखते हैं। उनमें रीति तत्व है पर उसकी बद्धता नहीं है। उनमें रीति तत्व है पर उसकी बद्धता नहीं है। इस नाम से नैरत्य भी बना रहता है और उसका बदलाव भी। रीति से मुक्त होने के लिए जिसने जितना अधिक संघर्ष किया उसकी संवेदना उतनी ही घनीभूत हो पाई है। इसी काल में हिंदी शैली की उर्दू कविताएं लिखी जा रही थी, जिनकी भाषा खड़ी बोली और आत्मा सैल्यूकर है। उन्हें भी इस इतिहास में स्थान दिया गया। आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ साथ प्रवृत्तिवाचक भी है। ये याद रखना है। किसने बोला है? ये आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ साथ प्रवृत्तिवाचक भी है। ये बच्चन ने बोला है भूमिका में। आधुनिक होने की प्रक्रिया का आरंभ 1857 से होता है। 1857 से 1920 तक का समय नव जागरण युग है। इस काल के गत्यात्मक परिवर्तनों को देखते हुए छोटे छोटे युगों की कल्पना की गई है, जैसे स्वच्छंदवादी युग, उत्तर स्वच्छंदवादी युग। काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान। इस काल में छायावाद युग अपनी अर्थवत्ता खो चुका है। सन 75 के अपने एक लेख में मैंने इसे स्वच्छंदवादी युग कहा था। धीरे धीरे स्वच्छंदवाद को निराकृत करता गया। छायावाद के अंतर्गत केवल काव्य लिखा जा रहा था, है ना। तो ये आगे चलते हैं। बोला उत्तर स्वच्छंदवाद की विशेषताओं को नए नए प्रत्ययों के संदर्भ में देखने का प्रयास किया गया। साहित्य के इतिहास को साहित्य बनाए रखना इतिहास का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, किंतु ये सीखना भी अलग किस्म का होगा। पूर्ववर्ती साहित्य तो वही रहता है पर उसे पढ़ने की दृष्टि बदल जाती है। भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा और द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से। आज के परिवेश में जो अंतर्राष्ट्रीय हलचलों से जुड़ गया है, नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। किसी हद तक हिंदी साहित्य को इसी दृष्टि से पढ़ने और इतिहास बद्ध करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बच्चन सिंह के ये कथन है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की भूमिका से ये कथन लिए गए हैं। अगले वीडियो में जो है वो हम आगे का करेंगे, तो आपको शुरुआत से लेके अंत तक लाइन टू लाइन जो है यहाँ पर बच्चन सिंह की जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पूरा करवाया जाएगा। उत्तीर्ण सीरीज है ये। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।